बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आगाज़ करते हैं। आज फरवरी की 12 तारीख बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। आफाक अहमद साहब, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद साहब कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। आफाक अहमद दहशतगर्द क्यों? क्योंकि आफाक अहमद ने आवाज़ उठाई कराची के एक मसले पर, कराची वालों के एक मसले पर, जिसका हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में देखा है कि कराची वाले मुसलसल शिकार बन रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी इस साल के 42 दिन हुए हैं। इन 42 दिनों में 109-110 के करीब अफराद जान से गए हैं कराची में ट्रैफिक हादसात में। कौन सा ट्रैफिक? हैवी ट्रैफिक। वो हैवी ट्रैफिक जो कराची में ममनुआ औकात में सुबह 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं हो सकता और रात 11 बजे से पहले सड़क पर नहीं हो सकता। लेकिन उस हैवी ट्रैफिक ने कराची वालों की इस शहर में ममनुआ औकात में भी सड़क पर जान ली है। मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी वालों को, पैदल लोगों को इन दंदनाती गाड़ियों ने कुचला है, इनकी जान ली है और कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। गजब खुदा का। सिर्फ 42 दिन में 109-110 अफराद जान से चले जाएं। कराची में गुज़श्ता कुछ दिनों में ऐसे दिन भी गुजरे हैं कि एक दिन में 9 अफराद जान से गए हैं, 8 अफराद जान से गए हैं और हुक्काम कराची में कुछ भी नहीं कर रहे। हम इन्हीं सड़कों पर घूमते हैं कराची की, जहां हम देखते हैं कि गाड़ी वाला अगर उतार भी लिया जाए तो ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जो मसले का हल है वो ट्रांसफर होता है और फिर वो ट्रांसफर होता है उस अहलकार की पतलून की जेब में और फिर वो हैवी ट्रैफिक की गाड़ी सड़क पर हमें दोबारा रवां दवा नजर आती है। ये कराची का एक कॉमन सीन है जो कराची वाला देखता है। हम बार बार कराची में देख रहे हैं हैवी ट्रैफिक की गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। कराची की पुलिस कुछ नहीं कर रही, कराची के हुक्काम कुछ नहीं कर रहे। आफाक अहमद ने इस पर आवाज बुलंद की थी। गवर्नर सिंध ने आवाज बुलंद की थी, बात की थी। आफाक अहमद ने बात की। आफाक अहमद के बारे में कहा यह जा रहा है कि आफाक अहमद ने कहा था फैलाओ शरंगेज़ी। आफाक अहमद ने कहा था कि इन लोगों से बदला ले लो। आफाक अहमद ने कहा था कि आग लगा दो। ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है। कहाँ कहा था आफाक अहमद ने कि अब इन गाड़ियों को जलाओ? कहाँ कहा था आफाक अहमद ने कि गाड़ियों के ड्राइवरों को उतार के निशाना बनाओ? ये बाज़ाब्ता तौर पर कराची पुलिस के करने का काम था कि इन गाड़ियों को रोका जाता। सुबह 7 बजे के बाद ये शहर की सड़कों पर नहीं हो सकती, रात 11 से पहले ये शहर की सड़कों पर नहीं होती। लेकिन हम मुसलसल देखते ये गाड़ियां दिन के औकात में लोगों की जान ले रही हैं। अब एक शख्स ने बात की है और ये जो कराची में गुज़श्ता 2 से 3 रोज में इन जान लेने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को, जाहिर है कि ड्राइवर्स भाग जाते, कुछ को कुछ थप्पड़ पड़े शहरियों से, शहरियों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, कुछ गाड़ियां नजर आतिश की गईं और फिर उसके बाद ये इल्ज़ाम लगा आफाक अहमद पर कि उन्होंने ये किया है। कराची पुलिस के चीफ ने कहा था कि ये जो गाड़ियां जलाने वाले इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप अपने अहलकारों के खिलाफ कब एक्शन लेंगे? इस शहर में ये जो लोग जान से जा रहे हैं इनकी जान की कोई कीमत है कि नहीं है? आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया डीएचए में और फिर उसके बाद उन्हें एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घुमाया गया। आखिरी इत्तलात ये हैं कि उन्हें फिरोजाबाद थाने में पहुंचा दिया गया था, जो वहां पर एक कमरे में वो मौजूद थे आखिरी इत्तलात आने तक। चाय वाय पी रहे थे और अपने साथ जो इजहार हमदर्दी के लिए कारकुन आए थे उनसे उन्होंने बात की और तब भी कहा पुरअमन रहें और यहाँ कराची में जो हुक्काम हैं उनको उनका काम करना चाहिए, वो अपना काम करें, शहरी किसी चीज़ को अपने हाथ में ना लें। ये उन्होंने कहा था। आफाक अहमद को आज सुबह 9 बजे सिटी कोर्ट में पेश करने की हुक्काम बात कर रहे हैं। बात यह कि एक शख्स ने इस कराची में आवाज़ उठाई है और कराची में आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो उठा लिए जाते हैं। हमने पहले भी देखा है, ये तो मुल्क में अक्सर जगहों पर होता है। तो ये आफाक अहमद के साथ हुआ है, गलत है। आफाक अहमद के बारे में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बाज़ लोग कहने लगे कि ये एक वक्त में फौज का लाडला था, चहीता था और फिर उसके बाद अब फौज के लाडले कराची में बदल गए हैं। वो जिनको एल्फी लगा के जोड़ा गया है, कोई पीआईबी से है, कोई बहादुराबाद से है, कोई पाकिस्तान हाउस से है, कोई डॉल्फिन वाला है, इन सबको जोड़ दिया गया है। और आफाक अहमद जो हैं उन्हें भी कहा गया था कि आपको भी एल्फी लगा देते हैं। आफाक अहमद नहीं माने तो अब आफाक अहमद जो है वो निशाना बने हैं। लेकिन एक वक्त में ये लाडले थे। बात यह कि वो लाडला है या नहीं है। उसने जो बात की है इस शहर के लोगों के लिए, क्या वो बात करने की थी जो इस शहर में अपने हैं, जो इस वक्त इस शहर के लोगों के लिए सपने हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो इसलिए शख्स को बात करनी पड़ी। बात करने की पादाश में वो शख्स
निशाना बन गया है। गलत हुआ है, आफाक अहमद पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया है। यहां मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये कराची का मसला है और कराची के बहुत से मसले जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो मुसलसल हुक्मरान बनी हुई सूबे की, हल करना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हल करना चाहिए। इस शहर में जो इदारे हैं उनको हल करना चाहिए। लेकिन इस शहर का कोई मसला आप देख लीजिए कि हल नहीं होता और उसके बाद इस शहर के स्टेक होल्डर्स को ये इंतजार करना पड़ता है कि यहाँ आर्मी चीफ साहब आएंगे तो आर्मी चीफ साहब को मसला बताएंगे। ये हमने बार बार देखा है। और वो फिर बताते कि सिस्टम के मसाइल हैं। सिस्टम कराची में किसको कहते हैं आप समझते हैं? वो फिर बताते कि अब भी हमें लूटा जा रहा है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं करप्शन के अलावा। तो फिर वो बात होती है कि अब इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा, इस शहर में सर्जरी करना होगी। और ये शहर, इस शहर के चलाने वालों के जरिए नहीं चल पाता तो फिर वो लोग जो चाहते हैं कि शहर चले वो कहीं और देखने लगते हैं। ये बार बार हुआ है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो लोग जो कह रहे हैं कि आफाक अहमद लाडला था, वो इस हकीकत की जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। कराची का एक बड़ा मसला है। अब बात हुकूमत के लिए पैदा होने वाली परेशानी की। वैसे तो हुकूमत खुद परेशानी है, लेकिन हुकूमत के लिए परेशानी ये पैदा हुई है कि जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी अब स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है, उसकी सरबराही करेंगे। उसके साथ फिर इस इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें हैं। फजलुर रहमान साहब इसका बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं और अब इन्होंने कुछ फैसले कर लिए हैं। तो ये फैसले हुकूमत के लिए एक मुसीबत है। लगता है शहबाज शरीफ साहब को पहले से बड़ा गुलदस्ता और पहले से बड़े गुल लेकर अपने साथ, जो पहले भी गए थे वो 2 से 3 हमें नजर आ रहे थे, जाना पड़ेगा दोबारा फजलुर रहमान साहब के पास। क्योंकि फजलुर रहमान साहब इसमें आएंगे तो हुकूमत को खुद अंदाजा है कि मुसीबत बढ़ेगी। इशाइया हुआ, इस इशाइये में हुआ क्या आप देखिए कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अपोजिशन रहनुमाओं ने यह तय कर लिया कि मुल्की हालात और बहरानी कैफियत इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर मुल्क और कौम को बहरान से निकालें। बाकी जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट को प्यारी हो चुकी हैं, उन जमातों के सिवा एक जमात है जमात इस्लामी, जो यहां नहीं है, वहां भी नहीं है, वो कहीं और है। बाकी जमातें यहां पर मुत्तहिद हो गई हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित बढ़ाने, एक मुल्क को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, 2 और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया है। अब कमेटी में कौन कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब इसमें हैं, साहिबजादा हामिद रजा साहब इसमें हैं, साजिद तरीन साहब इसमें हैं, नासिर शिराजी साहब इसमें हैं और अखुनज़ादा हुसैन साहब इसमें शामिल हैं। ये कमेटी बन गई है, अब ये इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाएगी। पहली मीटिंग में जो मुतालबा था वो मुतालबा इसमें दोहराया गया। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, आज़ादाना इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो, एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। फिर इन्होंने ये कहा है कि मुल्क में जारी संगीन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, इनको रोका जाए, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं और फिर इसके बाद बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल, इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। हमारे यहाँ इस वक्त जो हालात हैं उनमें जो हुकूमत बैठी हुई है, उस हुकूमत के बारे में इस इत्तेहाद का ये कहना है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का दिया गया मैंडेट है, अवाम का दिया गया मैंडेट नहीं है। और ये लोग खुद भी किसी टेलीविजन प्रोग्राम में आए, किसी डिस्कशन में आए, किसी सेमिनार में जाए तो कहते हैं 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया था, अब हमें हमारा मैंडेट वापस मिल गया है। यानी 2024 के इंतखाबात में आपको 2018 का मैंडेट वापस मिल गया है। एक तो पहली ये फजूल बात की जाती है। दूसरी, 2018 के इलेक्शन के नतीजे में ये लोग कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। क्या किया इन लोगों ने? जिनका मैंडेट चोरी हुआ है वो मुसलसल सड़कों पर हैं। जिनका पहले भी मैंडेट चोरी हुआ था वो सड़कों पर थे, मैंडेट मांग रहे थे। आपका मैंडेट चोरी हुआ था, आपने क्या किया था? तो ये बात हुकूमत करती ही बुनियादी तौर पर गलत है और इस गलत बात का जवाब अब अपोजिशन के पास है। इस इत्तेहाद की सूरत में ये जवाब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। अपोजिशन एक हो गई है, यहां से सूरत हाल आगे बढ़ेगी और हुकूमत के लिए मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। हुकूमत को एक मुश्किल और नजर आ रही है। यह मुश्किल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सूरत में, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सूरत में। मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है।
राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रही है कि ये हर बात में खत लिख देते। ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है। अगर यही लोग एक चीज का जायजा लें और ईमानदारी से जवाब दें तो इनको बहुत प्यारे लगते थे काजी फाइज ईसा। ये काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े हुए थे, उनके लिखे हुए खत को ये आसमानी सहीफों से कम नहीं समझते थे, उनके खत को ये चूमते चाटते आंखों से लगाते थे, उनके खत को ये मीडिया पर लेकर आते थे, उसके मुंदरजात बताते थे कि काजी फाइज ईसा ने खत लिखा है। आज ये लोग कह रहे हैं कि जज साहिबान जो खत लिख रहे हैं वो खत पहले मीडिया पर आ जाता है। तो काजी फाइज ईसा साहब का खत कहां आता था? काजी फाइज ईसा साहब का खत हमारे सामने है कि 3.5 रिपोर्टर्स के पास होता था। वो 3.5 रिपोर्टर्स बताते थे, वही हमें मिसेस काजी फाइज ईसा साहब के साथ नजर आते थे, वही रिपोर्टर्स हमें काजी फाइज ईसा साहब के साथ नजर आते थे। और आज वो रिपोर्टर्स अपनी जगह कि कल गलत था, आज गलत हो रहा है, खड़े हुए हैं, तो हुकूमत को वो रिपोर्टर्स भी बुरे लगते हैं। और आज जो लोग खत लिख रहे हैं हुकूमत को वो भी बुरे लगते हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ बदल गया, हुकूमत की सियासत बदल गई, नून लीग की सियासत बदल गई। नून लीग ने पॉलिश शुरू कर दी, वो रिपोर्टर्स अपनी जगह हैं, खत लिखने का सिलसिला अब भी है और खत अब भी जाहिर है कि सामने आ रहा है। पहले भी सामने आता था, पहले हुकूमत को इस खत का सामने आना नजर नहीं आता था, अब हुकूमत को नजर आ रहा है। पहले खत किस बात पे आता था? पहले खत इस बात पे आता था कि मुझसे मांगा जा रहा है लंदन की जायदादों का हिसाब मैं क्यों दूं, मेरी बीवी का हिसाब मुझसे मांगा जा रहा है मैं क्यों दूं, मेरे बच्चों का हिसाब मुझसे मांगा जा रहा है मैं क्यों दूं, इमरान खान दे, इमरान खान की बीवी दे, इमरान खान का शहजाद अकबर दे। ये खत होता था और खत में यह कहा जाता था कि मुझसे हिसाब क्यों मांग रहे हो। अब जज साहिबान जो खत लिख रहे हैं उसमें बात करप्शन की, किसी जज की करप्शन की नहीं है, उसमें बात अदलिया की आज़ादी की है, उसमें बात बुनियादी इंसानी हुकूक की है, उसमें बात अवाम के हुकूक छीने जाने की है। और हुकूमत को यह बुरा लग रहा है क्योंकि हुकूमत उस जानिब है, हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी पामाल कर रही है, हुकूमत लोगों से उनका बुनियादी हक छीन रही है, हुकूमत जज साहिबान के लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही है कि जिसमें एजेंसीज पर इल्ज़ाम है कि वो जज साहिबान को उनके काम से रोक रही है और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। एग्जीक्यूटिव उस जानिब खड़ी है जहां जज साहिबान को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर बात हो रही है और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इन जज साहिबान के खिलाफ हम रेफरेंस ला सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने सिस्टम कब्जे में कर लिया है, मुमकिन है कि ये रेफरेंस लाकर उस पर आगे भी बढ़ जाएं और शायद कामयाबी भी हासिल करने। लेकिन क्या उसके बाद ये हुकूमत चल पाएगी? क्या इन हालात में जिस तरह की ये चीजें हैं ये हुकूमत चल पाएगी? आप किसी से भी पूछे तो वो कहता है एक चिंगारी चाहिए, वो एक चिंगारी जिससे लोग भड़क गए और बाहर आ गए तो सब कुछ तैयार है। लोगों का एक बार बाहर आना, किसी एक चीज की वजह से वो क्लिक होना जिसके नतीजे में लोग बाहर आ जाएं और बाहर आकर हुकूमत से जवाब मांगें, बस उसकी देर है। और फिर उसके बाद हमें इस मुल्क में वो होता हुआ नजर आएगा जिसको हम दुनिया भर में देखते हैं तो कहते हैं ये देखो अवाम की ताकत से क्या हो रहा है, ये देखो लोग बाहर निकल आए हैं, ये देखो लोग अपना हक मांग रहे हैं, यह है जमहूर की आज़ादी, यह है जमहूर की ताकत, यह है बुनियादी जमहूरियत। ये हमारे यहाँ कहा जाता है जब बाहर कोई करता है। लेकिन इसी मुल्क में जब लोग उसी बुनियादी जमहूरियत के लिए बाहर निकलते हैं, रैली निकालते हैं, बाहर आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो यही हुकूमत उनको जूते मारती है, डंडे मारती है, उनको आंसू गैस के शेल मारती है, रबर बुलेट मारती है, गोली भी मारती है और फिर उनके रास्ते में कंटेनर्स की दीवार खड़ी करती है, सड़कें तोड़ देती है, खंदक बना देती है। और जब बाहर कुछ होता है तो ये हुकूमत कहती है देखो ये है जमहूरियत, यही मीडिया कहता है ये है जमहूरियत। और यहां कुछ हो तो ये मीडिया उसकी कवरेज तक नहीं करता क्योंकि हुकूमत ने इसको भी मैनेज करके रखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस हुकूमत ने काशिफ अब्बासी साहब के साथ किया है। यानी हुकूमत में फिर तमाम ही लोग शामिल हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, असल हुकूमत शामिल है। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए रुखसत पर भेज दिए गए। मैं एक और चीज़ देख रहा था, पतन का वो प्रोग्राम जो काशिफ अब्बासी ने किया था वो प्रोग्राम भी ARY के YouTube चैनल से हटा दिया गया है। वो प्रोग्राम अपलोड हुआ, चंद घंटे रहा और उसके बाद वो प्रोग्राम भी ARY के YouTube से हटा दिया गया है। आमतौर पर क्या होता है जब एक बड़ा एंकर छुट्टी पे जाएगा, जाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है जिनकी वजह से वो स्क्रीन से दूर हो, तो उसके प्रोग्राम की जो टेम्पलेट है वो वही रहती है, उसकी तस्वीर ऑफ द रिकॉर्ड या जो भी प्रोग्राम का नाम है वो वही रहता है और उसकी तस्वीर रहती है। जो शख्स उसकी जगह फिल इन करने आया है वो फिल इन करने आया है, वो शोज के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता करता है और चला जाता है। यहां हुआ यह है
कि मैंने यूट्यूब पर जाकर देखा तो ARY के उस शो ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे काशिफ अब्बासी साहब की जगह अशफाक इसाक सत्ती, छोटे भाइयों की तरह है, दोस्त है, उसकी तस्वीर नजर आई। इसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ARY में काशिफ अब्बासी साहब वापस आ भी सकते, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। कुछ और होगा तो क्या होगा? क्या काशिफ अब्बासी के लिए मुश्किल होगी? नहीं, काशिफ अब्बासी एक इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं कि अब ये जो 23 साल की रफाकत है ARY के साथ, उसके बाद काशिफ अब्बासी को ARY की जरूरत नहीं है, ARY को काशिफ अब्बासी की जरूरत है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं ARY का। काशिफ अब्बासी जिस स्क्रीन पर जाएंगे तो काशिफ अब्बासी अपनी पूरी ताकत के साथ बैठेंगे। यूट्यूब पर आ जाएंगे तो काशिफ अब्बासी आते ही इज गोइंग टू बी अ हिट। लेकिन ARY जो है उसका नुकसान है कि काशिफ अब्बासी ARY की स्क्रीन पर ना हो, और जिन हालात में ये हुआ है तो ये ARY के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत होगा। मुझे लगता है कि काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्ते बाद ARY की स्क्रीन पर, बल्कि होप तो ये करनी चाहिए कि जल्द, उससे भी पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। मगर ऐसा खदशा भी पैदा हो रहा है कि कुछ और हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।